और भी अधिकार सब है। महिला के लिए 2/3 मतलब 1/3 का अधिकार है, दलित समुदाय के लिए अधिकार है। सब 6 क्लस्टर में मुस्लिम को दे के मुस्लिम, थारू, आदिवासी जनजाति से मधेसी कह के 6 क्लस्टर को अधिकार भी दिया गया है। ये सब सकारात्मक चीज़ संविधान में है, पूरी नकारात्मकता नहीं है। ठीक है। अब क्या नहीं है, तो अब संहिता तो दिया, लेकिन क्या किया कि प्रदेश को ऐसे बांट दिया, कोई अर्थ ही नहीं है। लुम्बिनी प्रदेश में आप सब पढ़ते हैं, इसका कोई अर्थ ही नहीं कि यहाँ पर मधेसी कभी मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई गारंटी ही नहीं है। तो फिर ये नेपाल की वो सिंह दरबार और इसमें कोई फर्क ही नहीं रहा। हम सब का कम से कम मध्य प्रदेश 8 जिला का बना दिया, तो वहाँ आज 7 वर्ष से मधेसी तो चला रहा है, नेतृत्व दे रहा है, प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, अपने हिसाब से काम कर सकता है। मोहम्मद डे में आज छुट्टी दिया होगा, हाँ, अपने हिसाब से जानकी डे मना सकता है, अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन वो तो यहाँ तो नहीं वो दिखेगा। और उसी हिसाब से यहाँ का प्रदेश सभा में भी वो बात नहीं रही। इसलिए क्या है कि एक प्रदेश का जो सीमांकन होता है वो किसी आधार पे होना चाहिए, षड्यंत्र के तहत नहीं होना। जैसे ये सब क्या करते हैं, निर्वाचन क्षेत्र बांटना पड़ा तो ऐसे बांट देते कि वहाँ पर मधेसी जीते ही नहीं, ऐसे बांट देता है। और वहाँ जीतेगा नहीं तो आपका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा, नहीं हुआ तो आवाज़ नहीं उठेगा, विकास नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये बात है। इसलिए सीमांकन गलत है। सीमांकन हम सब का तो शुरू का मांग तो आप सब आंदोलनकारी है देव जी, तो उसको तो मालूम ही होगा कि एक मधेश एक प्रदेश मांग था शुरू का। बाद में वो नहीं हुआ तो चलो एक प्रदेश 2 प्रदेश, एक मधेश 2 प्रदेश दे दो, ये बात हुई थी। ठीक है। तो इसमें हम सब चुके हैं, हमारा नेतृत्व चुकी है, लेकिन संघर्ष नहीं पहुंचा। संघर्ष करना पड़ेगा, वही ना बोले। अब कमल गिरी जी ने शहादत तो दिया, लेकिन उसको निरंतरता हम सब रख पाए कि नहीं रख पाए, इसलिए यहाँ पर छोड़ दिया। 8 जिला में आंदोलन करता रहा, उसको मिल गया। और जगह झापा सुनसरी सो गए तो उसको काट के ऊपर मिला दिया। वो सिर्फ आंदोलन की बात है। यहाँ भी आंदोलन सशक्त रूप में उभा रहा था, तो यहाँ थारवट कहिए, मध्य प्रदेश कहिए, जो भी कुछ, लुम्बिनी कहिए या बुद्धे प्रदेश कहिए, कुछ बना रहा था। ठीक है। तो संघर्ष की बात है, ये सीमांकन गलत है। दूसरी बात सब भी गलत है कि अभी ऐसा प्रणाली है कि कोई भी किसी को वोट डाल दीजिए, प्रधानमंत्री कौन बनता तो वही घूम फिर के 2-3 आदमियों में से बनेगा। वहाँ कोई मुस्लिम का, कोई दलित का, कोई मधेसी का, कोई आदिवासी का अभी तक, इतना बरस का इतिहास है नेपाल का, अभी तक बना नहीं। एक है उदाहरण मरीचमान सिंह श्रेष्ठ का, वो भी तो अलग बात है, राजा ने बना दिया था, नहीं तो दूसरा अभी कोई बना नहीं। तो हम सब कहते भाई ये कौन सी व्यवस्था है कि आप किसी को वोट डाले फिर घूम फिर कोई 2-3 आदमी में से आ रहा है। इसीलिए हम सब कह रहे हैं कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ये हुआ क्या, जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होंगे तो जनता ने जिसको बनाना बनाएगा। वो कोई दलित भी हो सकता है, कल जाके कोई हो सकता है, और ये स्थायित्व भी देगा। ये 5 वर्ष तक वो टिका रहेगा। अभी की तरह नहीं कि भाई एक ठो काम किया फिर दूसरे हटा देता, 3 महीना फिर दूसरा आता है। ऐसे में कुछ काम भी नहीं हो रहा है, कुछ विकास भी नहीं हो रहा है, और खाली की खींचातानी में देश बर्बाद हो रहा है। हम सब कहते हैं कम से कम 5 वर्ष स्थिर रहेगा तब ना बिजनेस व्यापार बढ़ेगा। आज आप जाते हैं एक ठो फैक्ट्री खोलने के लिए, एक ठो मंत्री से बात करके आते, 2 महीने के बाद जाते हो तो दूसरा मंत्री बैठा रहता है वहाँ पे, क्या कीजिए, उसको थोड़ा बहुत पैसा खिला के आते हैं, दूसरा आ जाता है, कहते हम तो नहीं जानते, पिछले बार फिर से बारी बात, कोई काम नहीं होता है। तो इसीलिए अगर विकास करना है तो वो चाहिए, स्थायित्व तो थोड़ा चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि हम सब कह रहे हैं कि संवैधानिक निकाय का जो प्रमुख है, अख्तियार का प्रमुख हुआ, लोक सेवा की निर्वाचन आयोग का प्रमुख हुआ, महालेखा परीक्षक का प्रमुख हुआ, ये सब भी प्रत्यक्ष निर्वाचित। ये और लगेगा ऐसा भी कहीं होता है, कर्मचारी कैसे प्रत्यक्ष नहीं, अमेरिका में ऐसा ही होता है, वहाँ का निर्वाचन आयोग भी प्रत्यक्ष निर्वाचित। क्योंकि अगर पार्टी के लोग नेता ही उसको नियुक्त करेगा वो तो उसके प्रति वफादार रहेगा। आज निर्वाचन आयोग को अगर सरकार एक बार फोन कर देगी यदि निर्वाचन आयोग ने वही करेगा। या अख्तियार का प्रमुख कभी भी बड़े नेता पे फाइल नहीं कर सके, उसको चयन ही किया है उसी ने, और जैसे कोई फाइल निकालेगा पढ़ने के लिए भी तो उसको हटा देगा, जैसे निकाला कर देगा। क्या है लोकमान सिंह कार्की जब थोड़ा बहुत फाइल पढ़ने लगा नेता सबका तो देशे छोड़ के भागना पड़ा उसको, वो भी नहीं कर सकता। इसीलिए हम सब कहते हैं वो जनता निर्वाचित रहेगा तो उसको किसी नेता या पार्टी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो होगा, वो अपना छानबीन करके भ्रष्टाचारी को कार्रवाई कर सकेगा। ये दूसरी बात है। और सारी बातें हैं मूल रूप से। और एक बात बताते हैं कि हम सब कहते हैं कि अभी समाजवाद लाने का क्रम नेपाल में नहीं आया है।
और आप सब जबरदस्ती समाजवाद कह रहे, तो समाजवाद के नाम पे हो क्या रहा है? मधेसी से जमीन छीना, सरकार ले लिया। जमीन है स्थानीयता का, प्रयोग कर रहा है सिंह दरबार, उसकी अनुमति बिना आप कुछ नहीं हलचल कर सकते। तो ये कैसा समाजवाद है? क्या अधिकार है स्थानीयता का? और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर सरकार, समाजवाद का मतलब है कि सरकार अगर जब भी चाहेगी तो आपका सारा संपत्ति ले सकता है, लगानी ले सकता है। जैसे पिछली बार एक नीति आप सबने सुना होगा कि कहा कि सरकार ने शिक्षा में ये प्राइवेट लगानी नहीं चलेगी, निजी लगानी नहीं चलेगी, और जितना भी निजी विद्यालय सबको गुठी अंतर्गत लाना पड़ेगी। सब आपने सुना होगा। ये मतलब समाजवादी नीति है कि सारा विद्यालय को सरकारी विद्यालय बना दो, यानी कि उसमें जो बिलियंस डॉलर लगे हैं, अरबों का रुपया लगा, वो क्या हो गया? अब सरकारी रातारात हो जाएगा अगर वो लागू होता तो। उसी तरह अगर किसी दिन सरकार को मनवा गए, जितना भी पर्यटन क्षेत्र में है उसमें वो सारा लगानी सरकार का हो गया, तो जितना भी होटल बना के व्यवसायी बैठे सारा उसका क्या होगा? चला जाएगा सरकार के पास। इस कारण से आज कोई भी आदमी पैसा निकालना नेपाल में नहीं चाह रहे, लगानी नेपाल में करना नहीं चाह रहे। कोई व्यापारी नहीं आ रहा, कोई बाहर से FDI नहीं आ रहा है। क्यों? यहाँ पे समाजवादी देश बन गया, तो समाजवादी देश में क्या, तो सब चीज़ सरकार का होता, तो कभी भी सरकार चाहे तो छीन सकती है। इसलिए यहाँ पर लगानी नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए हम सब कहते हैं अभी समाजवाद लगाने का सही समय नहीं है। अभी सामाजिक लोकतंत्र हो जिसमें लगानीकर्ता को लगानी करने के लिए छूट हो, उत्पादन के साधन में निजी क्षेत्र का लगानी हो, और सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे आधारभूत चीज में सरकार अपना ध्यान रखे। तो इससे क्या होगा? बाहर के लोग भी लगानी करने आएंगे, आप सभी निजी क्षेत्र में सुरक्षित से लगानी